चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने नए लेक्चर नए पार्ट फोटोसिंथेसिस पार्ट 3 में पहुंच चुके हैं ना। फोटोसिंथेसिस पार्ट 3 में जो हमें डिस्कस करना है वो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लेकिन यही बात लेक्चर खत्म होने के बाद क्वेश्चन सर कैसे मिलेगा आपको, मेरे नंबर पर मिल जाएगा। जो नंबर दिया हुआ है 8482078400 जो नीचे लिखा हुआ है उस नंबर पे आपको पीडीएफ इस नोट्स मिल जाएगा। और नए लेक्चर के लिए कब आएंगे उसके टाइम शेड्यूल के लिए आप व्हाट्सएप करिए इस नंबर पर, वहाँ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, या नीट पीडीएफ जो गूगल प्ले स्टोर पे है वहाँ से आपको मिल सकता है। तो चलिए विदाउट डिले हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ देखिए स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में, इस मैकेनिज्म में स्टूडेंट्स दो स्टेप्स इन्वॉल्व किया गया। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप्स इन्वॉल्व किया गया है। ये अब आप बहुत पहले से जानते हैं, बचपन से जानते हैं। यस, क्या क्या होता है स्टूडेंट्स? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दो फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। ओके, नाउ देखें हमने क्या बताया आपको। यस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप होगा। एक को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या, लाइट रिएक्शन, एंड दूसरे को हम लोग बोलते हैं यस बायोकेमिकल फेज। बायोकेमिकल फेज, बोलिए मेरे साथ क्या होगा? यस, बायोकेमिकल फेज। यस, बायोकेमिकल फेज, या इसको आप लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई साहब? डार्क रिएक्शन। नाउ एक चीज आप देखिए, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये जो डार्क रिएक्शन टर्म है स्टूडेंट्स, क्या ये मिसनॉमर है? एनसीईआरटी में एकदम सीधे लिखा हुआ है यस, ये मिसनॉमर है। मिसनॉमर मतलब ये गलत नाम रखा गया है, क्योंकि ये रिएक्शन जो होता है डार्क में नहीं होता है। डार्क में नहीं होता। अब आप सोचोगे अंधेरे में डार्क रिएक्शन होता है क्या, रात में होता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर से डार्क रिएक्शन क्यों रखा गया इसका नाम? डार्क रिएक्शन नाम इसका इसलिए रखा गया है क्योंकि ये लाइट को डायरेक्ट यूज नहीं करता है, ये प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन को यूज करता है। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन का अब देखिए, मैं ये पूरा मैकेनिज्म जो है फोटोसिंथेसिस का वो एक छोटे से बॉक्स में बना देता हूं। मान लीजिए ये आपका पूरा लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में चलिए स्टूडेंट्स होगा क्या, ठीक है। लाइट रिएक्शन में आपका लगता है क्या, वाटर लगेगा और लगेगा सनलाइट। यस, सनलाइट को यहां पे एब्जॉर्ब किया जाता है, वाटर लगा और लाइट लगा। नाउ अब देखें, यहां पे एक प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं NADP और ADP। ये NADP चेंज हो जाता है NADPH2 में। ये देखिए यहां पे हाइड्रोजन यहां पे आ गया, और ADP जो चेंज हो जाता है वो ATP में, और यहां से वाटर जो है हाइड्रोजन चला गया, बच जाता है सिर्फ ऑक्सीजन, वो रिलीज होता है। ये स्टूडेंट्स हो गया क्या, लाइट रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन में इतना चीज होता है, याद रखिए। ये सर NADPH2 का क्या रोल है, ATP का क्या रोल है, वो आपको हम बायोकेमिकल फेज में या बायोसिंथेटिक फेज में बताएंगे। अब यहीं पे देखिए हम बायोसिंथेटिक फेज बनाते हैं, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा CO2 लगता है, CO2 लगा, और क्या होगा, एंजाइम लगेगा, कौन सा, रूबिस्को। यस, रूबिस्को एंजाइम लगेगा, ये NADPH2 यूज होगा, ये ATP यूज होगा, ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगा यस ADP में, और ये जो NADPH2 जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है NADP में, और ये जो होगा आपका CO2 वो प्रोड्यूस करता है C6H12O6, ठीक है। ये वाला जो रिएक्शन है, ये हाफ रिएक्शन कहाँ स्टूडेंट्स हो रहा है, ग्रेना में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, ग्रेना में हो रहा है। और ये जो हो रहा है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। आपको तो पता है ना, ग्रेना और स्ट्रोमा दो पार्ट है क्लोरोप्लास्ट के, ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे NADPH2 का हाइड्रोजन यूज हो गया कहाँ बनाने में, ग्लूकोज बनाने में CO2 के साथ। ओके, ये यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए लाइट रिएक्शन का थोड़ा हम डिटेल देखते हैं। यस, लाइट रिएक्शन का दो डिटेल देखते हैं। इसमें दो फेजेस स्टूडेंट्स हो जाता है, एक फोटोफिजिकल फेज, फोटो
फिजिकल फेज एंड दूसरा फोटो केमिकल फेज। क्या हो गया? फोटोफिजिकल फेज और फोटोकेमिकल फेज। फोटोकेमिकल फेज में कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, केमिकल चेंजेस होंगे। फोटोफिजिकल फेज में सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है। अल्टीमेटली देखें इसमें एक्चुअली होता क्या क्या है, क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे होते हैं पूरे लाइट रिएक्शन में। एक तो आपका फोटोफिजिकल फेज होगा जिसमें होता है यस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यस जिसमें होगा क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। दूसरा जो फेज है स्टूडेंट्स, जो दूसरा काम यहाँ पे होता है यस वो होगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, तीसरा यहाँ पे काम होगा, तीसरा यहाँ पे क्या होगा रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड चौथा काम होगा यस प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड NADPH2। ये इतना चीज होगा यस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होगा एंड प्रोडक्शन ऑफ NADPH2 होगा। ये सारे इवेंट जो होते हैं लाइट रिएक्शन में हमारे होते हैं। जरा आगे बढ़ते हैं कि एक स्टेप हम लोग देखते हैं, ठीक है। नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट समझने के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो है उसको समझने के लिए आपको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का डायग्राम आना चाहिए, ठीक है। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट क्या है, ये एक्चुअली पूरा पिगमेंट अरेंज होके एक फोटो सिस्टम बना लेता है, ठीक है, जिसमें लाइट को हार्वेस्ट किया जाता है, लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। देखिए वो फोटो सिस्टम एक्चुअली है कैसा। यस LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या हम एक बना रहे हैं फोटो सिस्टम। ये देखें बहुत सारा क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो होता है अरेंज होता है, ठीक है। और बीच में एक रखता है यस ये वाला जो सारा पिगमेंट्स है जो साइड में अरेंज है स्टूडेंट, साइड में अरेंज है, इसको हम लोग बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं एसेसरी पिगमेंट्स क्या होता है। ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर के पास, जो सेंटर में है, जो मेन है, जो बॉस है, जो चीफ पिगमेंट है, उसके पास लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पहुंचाता है, ठीक है। और जो बॉस है उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स क्लोरोफिल ए। ये जो बॉस है इसको आप लोग चीफ पिगमेंट के नाम से जानते हैं। यस किस नाम से जानते हैं? चीफ पिगमेंट, या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फोटो सिस्टम में इसका नाम रखा गया है यस मेरे साथ बोलिए क्या, रिएक्शन सेंटर। सो रहे हो क्या भाई, इतना बोरिंग लग रहा है? ध्यान दो जरा। क्लोरोफिल ए जो है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन सेंटर। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, ये देखिए। चलिए इसके एटॉमिक लेवल पे हम जाते हैं, इसके हम लोग एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, इसको हम निकालते हैं, एटम बनाते हैं, और इस एटम का हम लोग डायग्राम देखते हैं। कोई भी एटम होगा सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बाहर में क्या है होता है ऑर्बिट्स। अब देखिए जब लाइट एनर्जी आई, ये लाइट एनर्जी आया। नाउ अब इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा बाहर ऑर्बिट में। ये यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया ना, फिर ये क्या अपने वही ऑर्बिट पे आएगा जिस ऑर्बिट से निकला था। ओके, जब यहां से ऊपर गया था तो एनर्जी को ये एब्जॉर्ब किया था, अब जब यहां से नीचे आएगा तो एनर्जी को ये रिलीज करेगा।
अब ये रिलीज एनर्जी को इसके ऊपर वाला एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। नाउ अब देखिए देखते हैं इस ऊपर वाले एटम को हम लोग देख लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके ये अगेन एक्साइट हुआ, अगेन ये आएगा, फिर ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। इस तरह बहुत जगह से एनर्जी क्या होगा, रिएक्शन सेंटर के पास जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो और देख रहे हो यहाँ पे जो है फोटो सिस्टम्स जो है या पिगमेंट्स जो है, एसेसरी पिगमेंट्स क्या हो रहा है, गेट एक्साइटेड आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये एक्साइट हो जा रहा है और इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर ऑर्बिट में हायर एनर्जी लेवल पे भेज दे रहा है, फिर रिटर्न आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर एनर्जी रिलीज हो रही है। दैट मीन्स ये क्या हो रहे हैं, गेट्स excited after absorption of light, ठीक है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लेकिन यहां पे देखें क्या होगा, क्लोरोफिल ए जो है रिएक्शन सेंटर का, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ देता है और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके यहां पे ऊपर एक बैठा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो ये इलेक्ट्रॉन को जो होता है एक्सेप्ट कर लेता है। दैट मीन्स क्लोरोफिल ए ऑफ द फोटो सिस्टम गेट ऑक्सीडाइज्ड। सही है कि नहीं? ऑल द पिगमेंट्स ऑफ अ फोटो सिस्टम only excite, but chlorophyll A of the pigment system या रिएक्शन सेंटर गेट ऑक्सीडाइज। सही है कि नहीं है? अरे भैया ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के कहीं और चला जा रहा है। दैट मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो क्लोरोफिल ए गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। सर इस लेवल तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है? हाँ भाई इस लेवल तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सब भी आपसे पूछ सकते हैं। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स ये जो है पूरा सिस्टम जो हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या इसको हम लोग बोलते हैं फोटो सिस्टम। ओके, आगे बढ़ने से हम सारा पॉइंट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या अभी तक आपको मैंने पढ़ा दिया है। यस, मेरे साथ आइए आप। यस, हम पढ़ रहे थे क्या, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। बोलिए हाँ या ना। यस, रिपीट करिए, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस बताइए स्टूडेंट्स, क्या क्या होता है? दो फेजेस होते हैं, बोलिए जल्दी जल्दी। हाँ, क्या क्या होता है? लाइट रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन होगा। डार्क रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? बायो केमिकल फेज। यस, बायो केमिकल फेज। क्या ये नाम सही है? डार्क रिएक्शन नाम सही है? नहीं, ये मिसनॉमर है। मिसनॉमर क्यों है? क्योंकि लाइट डायरेक्टली यूज नहीं होता है, ये भी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, लेकिन लाइट डायरेक्टली यूज नहीं होता, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन यूज होता है। अंधेरे में ये रिएक्शन नहीं हो सकता है। समझ में आया भैया? चलिए, लाइट रिएक्शन में आपने देखा क्या होता है, NADP और ADP रिएक्टेंट है, वाटर रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन, ATP और NADPH2। ये ATP NADPH2 जो प्रोड्यूस हुआ वो यूज हो जाता है डार्क रिएक्शन में, वो यूज हो जाता है डार्क रिएक्शन में। बदले में यहां प्रोड्यूस क्या होता है? NADP और ATP, जो कि रिसाइकल हो जाता है। नाउ यहां से जो वाटर यूज हुआ था, हाइड्रोजन निकल गया था, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, और यहां पे ये CO2 होगा, रुबिस्को एंजाइम लगेगा और बना देगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, ये रिएक्शन कहां होगा? स्ट्रोमा में। ये कहां होता है? ग्रेना में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, फिर आपको बताया लाइट रिएक्शन में दो फेजेस होंगे, फोटोफिजिकल फेज एंड फोटोकेमिकल फेज। फोटोफिजिकल फेज में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा। फिर फोटोकेमिकल फेज बताया जिसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड NADPH2। ठीक है, जरा आगे बढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में जो कि फोटोफिजिकल फेज है, जो कि बताया मैंने, उसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए। यस, किसका? फोटो सिस्टम का या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का। इसमें क्या होता है देखिए, ये बहुत सारे एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। एसेसरी पिगमेंट्स के पास फिर वहीं पे एक चीफ पिगमेंट्स होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल ए बोलते हैं। यहाँ पे उसको रिएक्शन सेंटर के नाम से जानते हैं। ऊपर में होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर हमने दिखाया इसका एटॉमिक लेवल पे आप गए, यहाँ पे देखा इसका ऑर्बिट्स में लाइट एब्जॉर्ब करते ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो जाता है, हायर ऑर्बिट में जाता है, फिर नीचे आता है, फिर इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो फिर एनर्जी रिलीज होती है। फिर यहाँ पे भी देखा, ये एब्जॉर्ब कर लिया। फिर फाइनली लाइट एनर्जी जब इसके पास पहुंचता है, किसके पास? रिएक्शन सेंटर के पास। यहां से इलेक्ट्रॉन जो होता है, लाइट जब यहां पहुंचता है, इलेक्ट्रॉन यहां से ऑक्सीडाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है इससे, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरह से स्टूडेंट्स
आपका ये हुआ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। नाउ अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दो टाइप का, स्टूडेंट्स आपको देखें दो पिगमेंट सिस्टम होता है, LHC1 होता है, LHC2 होता है। नाउ ये पिगमेंट सिस्टम इसी तरह का दो टाइप का होता है, हम आगे आपको बताते हैं। यस, इसको बाद में आपको बताता हूं। देखें LHC जो है या पिगमेंट सिस्टम जो है, पिगमेंट सिस्टम, ये डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन सेंटर के बेसिस पे स्टूडेंट बोलिए कितने टाइप का होगा, दो टाइप का होगा। एक को हम लोग बोलते हैं पिगमेंट सिस्टम 2 और एक को बोलते हैं पिगमेंट सिस्टम 1। नाउ इनका नामकरण कैसे हुआ है? नामकरण हुआ है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूं अभी। यस, क्या क्या होगा? एक PS2 होगा और एक PS1 होगा। नाउ PS2 का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट से स्टिमुलेट होगा। कितना? इसके लिए लाइट का वेवलेंथ कितना चाहिए? 680 नैनोमीटर। इसीलिए इसको रिएक्शन सेंटर को हम लोग बोलते हैं P680। ये पिगमेंट सिस्टम जो होगा, ये देखिए आप अभी यहां पढ़े थे, इस तरह से एसेसरी पिगमेंट्स होता है, इस तरह से सेकेंडरी पिगमेंट्स होता है। यहाँ पे एक मेन पिगमेंट होता है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स हो गया आपका, क्या हो गया? एक पिगमेंट सिस्टम हो गया, फोटो सिस्टम हो गया। नाउ ये अगर ये इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन करवाएगा अगर 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट से, ये भी क्या है? क्लोरोफिल ए है। ये भी क्या है? क्लोरोफिल ए है 680 नैनोमीटर से, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? पिगमेंट सिस्टम 2। नाउ अगर यही इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट अबाउट 700 नैनोमीटर से होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे PS1 और इसके रिएक्शन सेंटर का नाम होगा P700। समझ में आया? ध्यान रखिएगा, इसका ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी क्या हुआ था? ये डिस्कवर्ड फर्स्ट, याद रखिएगा, फर्स्ट डिस्कवर्ड, सो इसका नाम रख दिया गया पिगमेंट सिस्टम 1 और इसका पिगमेंट सिस्टम 2। लेकिन जब ऑर्डर ऑफ फंक्शन आएगा, देखिए काम स्टार्ट कहां हो रहा है? पिगमेंट सिस्टम 2 में पहले इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो रहा है, फिर पिगमेंट सिस्टम 1 के पास जा रहा है। समझ में आया? अरेंजमेंट जब होगा इस तरह से होगा, पहले पिगमेंट सिस्टम 2 आता है, बाद में पिगमेंट सिस्टम 1 आता है। अरेंजमेंट में, काम में पहले पिगमेंट सिस्टम 2 में काम चालू होगा, फिर पिगमेंट सिस्टम 1 में काम चालू होगा। लेकिन डिस्कवरी सबसे पहले किसकी हुई थी? PS1 की, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया है PS1। और याद रखिएगा 7 कुछ 1 जैसा नहीं लगता है? 7 कुछ 1 जैसा नहीं लगता है? यस सर, जरूर लगता है। ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग है। P700 मीन्स 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट से स्टिमुलेट होगा। जरा आप अपना नोट्स देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। यस, व्हाट इज लाइट रिएक्शन और फोटो केमिकल फेज इंक्लूड क्या? लाइट एब्जॉर्प्शन, यस, और क्या होगा? वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट लाइक ATP and NADPH2। ये नोट्स देखिए, बहुत बढ़िया से आपको अरेंज कर दिया गया है पूरा, और बोल्ड कर दिया गया है कहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है। चलें, द पिगमेंट सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 discrete photochemical light harvesting complexes within pigment system 1 or pigment system 2. These are named in the sequence of their discovery. That means PS1 पहले डिस्कवर हुआ, PS2 बाद में हुआ। LHC made up of hundreds of pigments molecules bound to protein. ये hundreds of molecules है, bound to protein है। Each photosystem has all the pigment system except chlorophyll A, forming a light harvesting complex called as antenna. Students, ये इसको क्या नाम दे दिया गया आपको? एंटेना मॉलिक्यूल्स। ये जो सारी पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी जो पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी, सी, कैरोटीनॉइड्स वगैरह, सबको हमने नाम क्या दे दिया है? एंटेना दे दिया है। और ये बीच वाले को क्या दे दिया है? जो चीफ पिगमेंट है उसको नाम दे दिया है रिएक्शन सेंटर। नाउ द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म द
reaction center. The reaction center is different in both photosystem. Yes, PS1 में अलग होगा, PS2 में अलग होगा, ठीक है। फिर डायग्राम आप देख लीजिए ना। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में आ जाइए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में आपको डिस्कस करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एक्चुअली हो क्या रहा है, उसके लिए आपको डायग्राम को समझना जरूरी है। ओके, चलिए। यस, नाउ स्टूडेंट्स, ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम को हमको समझना है। यस, इसको स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं जेड स्कीम, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेड स्कीम। देखिए एक्चुअली होगा क्या, चलिए इसका हम डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं। आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आपको मैं बताया दो तरह का पिगमेंट सिस्टम। यस, LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एक 2 है एंड दूसरा 1 है। एक पिगमेंट सिस्टम 2 है और एक पिगमेंट सिस्टम 1 है। दो पिगमेंट सिस्टम अरेंज हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, आपको पता है जब सनलाइट आएगी, यस, ये रहा आपका सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इसके पास आएगा। इसका एंटेना मॉलिक्यूल, इसके अंदर जाइए, क्या क्या होगा, एंटेना मॉलिक्यूल जो होगा एक्साइट होगा। लाइट एनर्जी कहां जाएगी, रिएक्शन सेंटर के पास। रिएक्शन सेंटर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। नाउ अब देखें, इलेक्ट्रॉन जो होगा यहां से इजेक्ट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होने के बाद जाता है कौन के पास, किसके पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए मॉलिक्यूल्स होता है, इसको बोलते हैं यस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नाउ ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसके पास जाता है। नाउ ये देखिए हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप हायर एनर्जी लेवल पे एक्साइट होकर कहां जाता है, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे। इसीलिए इसको बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और यहां पे जो क्लोरोफिल ए था, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऑक्सीडाइज हो गया है। और ये अपहिल प्रोसीजर हो गया है, इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच गया है। कहां, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। नाउ अब ये धीरे धीरे डाउनग्रेड करेगा। यस, यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होंगे, यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स होंगे। यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होंगे, बीच में और भी मिलेंगे इसको। अब इलेक्ट्रॉन देखिए ट्रांसपोर्ट होगा यहां से, तो ये जो है इसको बोलते हैं साइटोक्रोम B6, और ये जो है इसको बोलते हैं साइटोक्रोम F, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा। दैट मीन्स ये देखें डाउनवर्ड द हिल जा रहा है, हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल जा रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। अगर अलोंग द एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो उसको हम लोग बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट, और डाउन द हिल ट्रांसपोर्ट हो तो उसको हम लोग डाउनहिल ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन आया यहां पे, ठीक है। नाउ फिर देखिए यहां पे कितना लगा था, 680 नैनोमीटर ऑफ लाइट वेवलेंथ लगा था। यहां पे देखिए वेवलेंथ लगेगा P700। अब एनर्जी सब खत्म हो गई है, तो अगेन सोलर सनलाइट क्या होगा, सनलाइट से अगेन यहां पे एनर्जी लिया जाएगा, ये लेगा और इलेक्ट्रॉन को अगेन एक्साइट किया जाएगा, अगेन ये जाएगा। यस,
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। समझ में आया? ये पूरा आपको समझ में आ रहा है? फिर अगेन अपहिल चला गया, ये देखिए फिर से क्या हुआ, अपहिल प्रोसीजर। फिर अगेन ये इलेक्ट्रॉन डाउनहिल जाएगा। डाउनहिल जाएगा किसके पास? NADP के पास। एक बार फिर से ये समझने की कोशिश करिए आप। यहाँ पे स्टूडेंट्स दो तरह का पिगमेंट सिस्टम है। एक LHC1 है, एक LHC2 है ना। ये LHC2 जो है इसको हम लोग पिगमेंट सिस्टम 2 भी बोलते हैं। इसका रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट से स्टिमुलेट होता है। जैसे लाइट एनर्जी आया ये स्टिमुलेट हुआ और क्लोरोफिल ए इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं ना। ये ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन कैसा ट्रांसपोर्ट होगा? मेरे साथ बोलिए, अपहिल ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है। जब आपने पत्थर मारा एक बहुत ऊपर तक जाएगा, जितने ही उसके पास एनर्जी होगी उतने ऊपर तक जाएगा, लेकिन उसके बाद रुक के फिर नीचे की तरफ आएगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन का एनर्जी खत्म हो गया है, अब धीरे धीरे डाउनहिल पे आ रहा है। यस, साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F से होते हुए कहां पहुंच गया? LHC1 के पास। LHC1 बोल रहा भैया अब तो हमारे पास एनर्जी बचा ही नहीं, दोबारा मैं आपको कैसे ऊपर थ्रो करूं? तो बोलता है सर सनलाइट तो है, अभी भी सन है, वहां से एनर्जी लीजिए, यहां से इससे एनर्जी लिया, अगेन इसको थ्रो किया इलेक्ट्रॉन को। एलेन अपहिल प्रोसीजर हुआ। अपहिल के पास एक पॉइंट होगा जहां पे वो मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा, उसके बाद अगेन वो धीरे धीरे डाउनहिल पे आएगा। तो स्टूडेंट्स अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत कुछ है इसमें। नाउ जब ये इलेक्ट्रॉन डाउनहिल जाता है, आप देखो डाउनहिल क्यों जा रहा है? क्योंकि ये एनर्जी अपना छोड़ते हुए जा रहा है, तभी तो एनर्जी कम होते जा रहा है। इसका एनर्जी क्या हो रहा है? रिलीज कर रहा है। दैट मीन्स ये हाई एनर्जी लेवल था, ये लो एनर्जी लेवल था। दैट मीन्स हाई टू लो आया तो एनर्जी गया कहां? आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। दैट मीन्स दीज आर रिलीजिंग द एनर्जी, These are releasing the energy. Now जब साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में जो एनर्जी रिलीज हो रहा था उसका एडवांटेज लेता है कौन? यस, ADP। कौन? ADP इसका फायदा उठाता है। इसके पास 2 फॉस्फेट है तो ये हाई एनर्जी कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। यस, चेंज हो जाता है ये किसमें? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। समझ में आया ना? अब ये देखिए क्या हुआ। दैट मींस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रिएक्ट विद अ फॉस्फेट, एक फॉस्फेट को अपने पास लाके जोड़ ले रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में। इसको हम लोग बोल रहे हैं फॉस्फोराइलेशन। एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज नोन एज व्हाट? फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, लेकिन लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, सो इसको हम लोग बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे इसको? मेरे साथ बोलिए, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये हो गया आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन। ना एक चीज और देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन कहां चल जा रहा है? NADP के पास। दैट मीन्स देयर इज कंटिन्यूअस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयर इज कंटिन्यूअस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन ले रहा है इलेक्ट्रॉन को? NADP प्लस, क्योंकि भाई NADP प्लस है ना, दैट मीन्स इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। जैसे इलेक्ट्रॉन देखता है पकड़ लेता है, नाउ अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कैसे करेंगे हम लोग। चलिए, इलेक्ट्रॉन रिप्लेसमेंट में कैसे होगा? तो यहां पे लीजिए आप वाटर मॉलिक्यूल H2O को ब्रेक कर दिया जाता है H प्लस में प्लस OH माइनस में। ना ये OH माइनस चेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉन प्लस OH में। तो एक्चुअली ऐसा 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिया जाता है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ H प्लस प्रोड्यूस होता है और 4 मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस आता है। यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आया, 4 OH आया। ना ये 4 OH चेंज हो जाता है H2O में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O में प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में। देखिए बैलेंस इक्वेशन। नाउ अब इसको इक्वेशन को आप बैलेंस देखिएगा, आप इसको कट कर सकते हैं। यस,
ये कटा, ये कटा, ये कटा। नाउ 4H2O 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, नाउ ये 2H2O को आप कट कर सकते हैं, यहां पे इसको लिख सकते हैं 2, हो गया। दैट मीन्स ये रिएक्शन होता है टू रिप्लेस द इलेक्ट्रॉन। नाउ एक चीज और आप ध्यान रख लीजिए, लिख लीजिए यहां पे, ये एक्चुअली हो गया आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ, दैट मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय क्लोरोफिल to release electron and oxygen is known as what? Photolysis of water. Now यहाँ पे एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स का दरकार पड़ता है, यस, जिसको हम लोग बोलते हैं एसन स्टेट। एक एंजाइम का दरकार पड़ता है और कुछ आयन का दरकार पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैंगनीज प्लस क्लोरीन। मैंगनीज प्लस क्लोरीन, ये मिनरल्स का जरूरत पड़ता है और एंजाइम कॉम्प्लेक्स का। ना ये जो होगी आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब ध्यान रखिएगा, थोड़ा हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको पता है इसका 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है। नाउ अब ये देखिए, ये जो साहब हैं, ये 4H प्लस, ये ट्रांसफर हो जाएगा NAD के पास, यहां पे आ जाएगा। नाउ 1 मॉलिक्यूल है NADP 2H प्लस के साथ कंबाइन करता है, 2H प्लस के साथ कंबाइन करेगा और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लगा, ये यहां से होते हुए दैट मीन्स बनाएगा NADPH2। आप इस तरह से लिख सकते हैं NADH2 लिख दिया मैंने। NADPH2 या इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है NADPH प्लस H प्लस। ठीक है, नाउ लेकिन हम आसानी के लिए NADPH2 इसको लिख देंगे। ठीक है, नाउ NADPH2 लिखा, 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 प्रोड्यूस करने के लिए 2 मॉलिक्यूल ऐसा 2 लगेगा, दैट मीन्स 4H प्लस लगेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लगेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और लगेगा। समझ में भैया? एक के लिए देखिए ना, एक के लिए 2H प्लस लग रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लग रहा था। नाउ अब आगे बढ़ाइए, 2 NADPH2 हमको चाहिए तो कितना लगेगा? प्रोटॉन का नंबर कितना लगेगा? यस 2 लगेगा। और इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना लगेगा? यस 2 टाइम्स लगेगा। दैट मीन्स यहां पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे कंज्यूम हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन का जरूरत है, 4 हाइड्रोजन होगा। और साथ में ये देखिए जो ऑक्सीजन हो रहा था वो रिलीज हो गया। सर काफी कंफ्यूजिंग है, सब ऊपर से जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो है एज ए बाई प्रोडक्ट, तो क्या क्या हो गया भैया? फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया, एटीपी का प्रोडक्शन हो गया, NADPH2 का प्रोडक्शन हो गया और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी हो गया, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन भी हो गया। चलिए ना एक चीज और आप देख लीजिए, ये आपको कुछ जेड की तरह पाथवे ट्रेवल कर रहा है, जेड की तरह है, इसीलिए स्टूडेंट्स इसको हम लोग बोलते हैं जेड स्कीम। इसको हम लोग बोलते हैं जेड स्कीम। क्या बोलेंगे इसको? जेड स्कीम। हो गया। चले एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये LHC2 है, ये LHC1 है, पिगमेंट सिस्टम 2 है, पिगमेंट सिस्टम 1 है। ठीक है, नाउ लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, क्लोरोफिल ए क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट किया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अपहिल, फिर क्या होगा? डाउनहिल। डाउनहिल में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा किसके बीच में? साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में। अब देखें यहाँ पे इसका फायदा उठाएगा इस एनर्जी का कौन? ADP चेंज हो जाएगा किसमें? ATP में। यहाँ हो गया क्या? फोटोफॉस्फोराइलेशन। फिर इलेक्ट्रॉन पहुंचा LHC1 के पास, सारा एनर्जी खत्म। फिर से एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ क्या? P700 वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यहां पे देखिए कौन एक्साइट हुआ? यस
इलेक्ट्रॉन अगेन पहुंच गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर डाउन हिल आया, कौन एक्सेप्ट कर लिया उसको, NADP। अब NADP बोला भी हमको हाइड्रोजन भी दो, इलेक्ट्रॉन तो दे दिए हो, हाइड्रोजन भी दिए, तो बना दिया इसने NADPH2। ओके, ये पूरा स्कीम कैसा है, जेड स्कीम, इसलिए इसको बोलते हैं। ना अब ये जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसको हमको रिप्लेस करना है। यस, रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस हम लोग कैसे करेंगे इसको, ये देखिए, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलेंगे। क्या क्या दरकार पड़ेगा, मैंगनीज और क्लोरीन का और एंजाइम कॉम्प्लेक्स का एसन स्टेट, 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ब्रेक कर दिया जाता है किसमें, 4H प्लस में, OH माइनस में, 4OH माइनस, 4 इलेक्ट्रॉन, 4OH, फिर क्या हुआ, H2O ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलीज होगा, जिसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ना चलिए डायग्राम देख लीजिए एनसीईआरटी वाला। यस, ये देखिए LHC2 है, ये क्या है, LHC1 है या पिगमेंट सिस्टम 1 है, पिगमेंट सिस्टम 2 है। ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे ATP प्रोड्यूस हो रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, यहाँ पे फिर एनर्जी लगा, फिर जाएगा कहाँ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये हो गया फोटो सिस्टम 1, ये है फोटो सिस्टम 2, और यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है NADPH2, और इस इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने के लिए क्या हो रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। चलिए जरा आप डायग्राम देख लीजिए, सॉरी अपना नोट्स देख लीजिए आप। यस, नोट्स में देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इन फोटो सिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ रेड लाइट, कॉजिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड एंड जंप इनटू द एन ऑर्बिट फर्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस। These electrons are picked up by the किससे, electron acceptor which passes to the electron transport. Okay, this movement is downhill terms of oxidation, reduction और redox potential। ठीक है, redox potential के बेसिस पे इसका हाइयर redox potential होगा, लोअर redox potential होगा, तो downhill terms में होगा। ओके, now the electron are not used up in G10 but are passed to the pigment system 1 simultaneously। electron in the reaction center PS1 is also excited when they receive the red light of 700 nanometer of wavelength। ठीक है, फिर अगेन ये ऊपर चढ़ जाएगा, another electron have a greater redox potential, ज्यादा redox, फिर हाई टू लो ट्रांसपोर्ट होगा। now in addition these electron then are moved downhill again, दिस टाइम टू मॉलिक्यूल रिच किसके पास, NADP, एनर्जी रिच NADP प्लस के पास, फिर NADPH प्लस के पास हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, वो काम हो जाएगा खत्म। ठीक है, नाउ इट इज जेड का इसका सेप है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेड स्कीम। ठीक है, ना फिर आपको देखिए वहां पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है, कहाँ होता है, याद रखिएगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है। यस, नाउ द इलेक्ट्रॉन दैट आर मूव्ड from the photo system 2 must be replaced। okay, pigment system 2 से must be replaced होना चाहिए। now that means pigment system 1 या pigment system 2 आपका associated होता है photolysis of water। ठीक है, that means pigment system 1 या pigment system 2 involve होता है, दोनों में से कौन सा फोटोलाइसिस में, भैया फोटोलाइसिस में इलेक्ट्रॉन लॉस किसका हो रहा है, रिप्लेस किसका करना है, इसी का करना है ना। दैट मींस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन्वॉल्व करता है कौन, पिगमेंट सिस्टम 2। ओके, नाउ फिर देखें H प्लस O माइनस और इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है और क्रिएट्स ऑक्सीजन, नेट प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, और वहां पे इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है, पिगमेंट सिस्टम 2 इज फिजिकली लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड। ठीक है, ये आपको चीज बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आगे यूज होगा आपका। एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपका कवर हो जा रहा है। ओके, नाउ अभी आपने देखा जेड स्कीम देखा, फोटोफॉस्फोराइलेशन देखा। नाउ फोटोफॉस्फोराइलेशन, सॉरी, यस, फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखें फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है यहां पे दो टाइप का होता है, एक नॉन साइक्लिक होता है, एक नॉन साइक्लिक होता है और एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।
एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक वाला देखें आप ऐसा होता है और साइक्लिक वाला जो होता है यस ऐसा होता है। तो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दो टाइप का फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। नॉन साइक्लिक ऐसा होता है, साइक्लिक वाला ऐसा होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, यहां पे इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है P700 इन्वॉल्व है, यहां पे इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हो रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जा रहा है और अगेन ये वापस आ जा रहा है। लेकिन यहां पे जो एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है एक्चुअली 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है पर साइकिल। एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस बाय द पर साइकिल, यहां पे सिर्फ 1 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिकल मैनर। दैट मीन्स जब साइक्लिकल मैनर में हो रहा है दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो रहा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने का जरूरत है? जी बिल्कुल नहीं। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ ही नहीं तो हम इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करेंगे क्यों? दैट मीन्स यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, दैट मीन्स यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा। जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ही नहीं होगा भाई साहब तो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगा? दैट मीन्स यहाँ पे आप देख क्या रहे हैं, कितने पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व है? सिर्फ और सिर्फ एक ही पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व है। क्या यहाँ पे NADPH2 का प्रोडक्शन होगा? जब भैया NADPH2 का प्रोडक्शन कैसे होगा? जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ही नहीं हुआ, जब हाइड्रोजन आया ही नहीं तो NADPH2 का प्रोडक्शन कैसे होगा? समझ रहे हो ना भाई साहब? समझ रहे हो ना यहां पे देखें आप, यहां को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है डिफरेंस लिखने के लिए। चलिए तो हम लोग डिफरेंस लिखते हैं। यहाँ पे बच्चों वाला काम करते हैं, देख देख के आपको बताना है। यस यहाँ पे कितने पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व हैं? यस PS1 एज वेल एज PS2। यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है? सिर्फ और सिर्फ PS1। वेरी गुड। चलें दूसरा डिफरेंस बताइए, यहां पे कितने टाइप्स का ऑप्टिकल लाइट इन्वॉल्व है? यस 680 नैनोमीटर एज वेल एज 700 नैनोमीटर। दैट मीन्स दो टाइप के लाइट, डाइक्रोमेटिक लाइट। यहां पे सिर्फ 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट इन्वॉल्व है। वेरी गुड। चलें यहां पे NADPH2 का प्रोडक्शन होगा, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा, लेकिन यहां पे नहीं होगा। वेरी गुड। यहां पे एक एटीपी प्रोड्यूस होगा और पर साइकिल यहां पे 2 ATP पर साइकिल। सही है कि नहीं है? ये सारे डिफरेंस है। तो इसको हम लोग साइक्लिक बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जेड स्कीम। समझ में आया? तो ये आपका हो गया डिफरेंस। चले जरा देख लीजिए डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक लिखा हुआ है। 2 फोटो सिस्टम वर्क इन द सीरीज। यस PS2 एज वेल एज PS1 सीरीज में ऐसे ही अरेंज होगा। और साइक्लिक में क्या होगा? ओनली PS1 इज फंक्शनल। फिर वहां पे देखिए 2 फोटो सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एज अर्लियर इन द जेड स्कीम। यहाँ पे क्या होगा? ओनली PS1 होगा। यहाँ पे ATP और NADPH का प्रोडक्शन होगा, वहां पे नो NADP और H+ का प्रोडक्शन, ओनली ATP का सिंथेसिस होता है। ठीक है ना। एक चीज और आप देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ओके इस तरह से आपको दिखाया था, आपको मैंने ये ग्रेना था आपका और ये क्या था? स्ट्रोमल लैमली था। स्ट्रोमल लैमली जो होता है लैक्स पिगमेंट सिस्टम 2। स्ट्रोमल लैमली में पिगमेंट सिस्टम 2 एब्सेंट होता है। और ये जो ग्रेनल लैमली होता है, इसमें PS1 प्लस PS2। लैक्स PS2 मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ PS1 होता है। दैट मीन्स स्ट्रोमल लैमली में सिर्फ PS1 होता है। दैट मीन्स स्ट्रोमल लैमली में क्या होगा? साइक्लिक होगा। और ग्रेनल लैमली में ये कहां होगा स्टूडेंट्स? यस ग्रेनल लैमेली में। और ये कहां होगा? स्ट्रोमल लैमेली में। समझ में आया? चलिए वही लिखा हुआ है। नाउ लैमेली ऑफ द ग्रेना हैज बोथ पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2। और स्ट्रोमल लैमेली में क्या होता है? लैक्स पिगमेंट सिस्टम 2 एज वेल एज NADPH रिडक्टेज। NADPH रिडक्टेज स्टूडेंट क्या है? ये देखें, ये एंजाइम जो है NADPH2 का जो प्रोडक्शन करवा रहा है, यहाँ पे एंजाइम है
इसको हम लोग बोलते हैं NADPH रिडक्टेज, क्योंकि NADPH का ये रिडक्शन करवाता है। तो खत्म हो गया, चले डिफरेंस खत्म हो गया। अब आप आ जाइए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में प्लस कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। ठीक है, नाउ यस, फॉस्फोराइलेशन, स्टूडेंट्स फॉस्फोराइलेशन का मतलब आप समझिए, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, नाउ प्रोडक्शन ऑफ एटीपी कैसे, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाता है एटीपी, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। नाउ ये फॉस्फोराइलेशन दो टाइप का होता है, अगर लाइट के प्रेजेंस में हो तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन, लाइट के प्रेजेंस में होगा तो क्या बोलेंगे उसको, फोटो फॉस्फोराइलेशन। नाउ विदाउट वो होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल, रेड्यूस कंपाउंड होता है। आपको याद दिलाने के लिए बता दूं, यस, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 एंड ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 एंड FADH2 कहां पे होता है भैया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए, अगर लाइट के प्रेजेंस में उसको हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलेंगे, अगर विदाउट लाइट का हो तो क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये कहां होता है, यस, क्लोरो प्लास्ट में होता है। ये कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहां होगा स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहां होगा, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, समझ में आया भैया यहां तक। चले, ये तो आपको फोटोफॉस्फोराइलेशन मैंने बता दिया। अब आगे जो बताना है आपको, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये एक्चुअली हो कैसे रहा है, ये एक्चुअली हो कैसे रहा है वो आपको मेन समझाना है। पेज में आप देखिए, आपका कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस स्टूडेंट्स दिया हुआ है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ कीमो ऑस्मोटिक। उसके पहले आप साइक्लिक नॉन साइक्लिक पढ़ लीजिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस एंड स्टोर इन दिस फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड, दैट इज एटीपी। ठीक है, नाउ द प्रोसेस of which ATP is synthesized by cells in mitochondria and chloroplast is known as what? Phosphorylation. Photophosphorylated is a system of synthesis of ATP from ADP and phosphate in presence of light. और ऑक्सीडेटिव कहाँ हो रहा है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। चलें, अब आ जाते हैं हम लोग केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बोल क्या रहा है कि आप चीज समझने की कोशिश करिए। ये आपका मैं बना रहा हूं थाइलाकॉइड। ठीक है, नाउ ये जो आप थाइलाकॉइड देख रहे हो, और ये मैं आपका बना देता हूं क्लोरोप्लास्ट। मैंने एक थाइलाकॉइड को लिया है और बना दिया है क्लोरोप्लास्ट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए केमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो होता है वो एक्सप्लेन करता है भाई साहब एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है आपको एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। एक डिफरेंस मतलब दैट मींस प्रोटॉन को H प्लस हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट पे फेंकना होगा, वहां से जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को कैप्चर किया जाएगा। समझने की कोशिश करिए, एक पत्थर आप पहाड़ पे ले जाके रख दे रहे हैं, उस पत्थर को वहां से नीचे से फेंक रहे हैं, नीचे आ रहा है, फ्री फ्लो होगा। दैट मीन्स एक आप हाई ग्रेडियंट पे ले जा रहे हैं, दैट मीन्स वहां पे एनर्जी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। हाई ग्रेडियंट पे आप ले जा रहे हैं, फिर वहां से पत्थर को छोड़ रहे हैं, नीचे आ रहा है। जब यहां से यहां आएगा, ये कहता है कुछ यहां से एनर्जी रिलीज होगी,
उस एनर्जी को ये कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो नाउ ये ग्रेडियंट कैसा होगा, H प्लस का होगा। एक जगह H प्लस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, एक जगह बहुत कम होगा, दैट मीन्स एक ग्रेडियंट क्रिएट किया जाएगा। नाउ ये ग्रेडियंट किसके कारण हो रहा है, H प्लस के कारण। H प्लस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब देखें ये थाइलॉइड का मेम्ब्रेन जो होता है इम्परमिएबल टू H प्लस होता है, क्या होता है, यस, इम्परमिएबल टू प्रोटॉन। ये प्रोटॉन के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, इम्परमिएबल होता है। नाउ इस थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में जो होता है, इस थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में जो होता है H प्लस का कंसंट्रेशन हमें, H प्लस का कंसंट्रेशन हमें बढ़ा देना है, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ा देना है, और बाहर में H प्लस का कंसंट्रेशन कम कर देना है। दैट मीन्स एक काम कर सकते हैं, यहां पे H प्लस का कंजम्पशन करवा दें, H प्लस का यहां पे कंजम्पशन करवा दें, कैसे हो सकता है, यस, और यहां पे H प्लस का प्रोडक्शन करवा दें। ये कैसे हो सकता है, कंजम्पशन कैसे हो सकता है, दैट मीन्स ये है एक्चुअली NADP, इंजाइम लगे कौन सा, NADP रिडक्टेज, यस, NADP रिडक्टेज, और ये क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में। दैट मीन्स बाहर का जो था, यस, कौन, ये क्या है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमल H प्लस जो होगा वो कम होगा, स्ट्रोमल H प्लस कम हो रहा है। जब H प्लस कम होता है तो pH क्या होता है, इंक्रीज होता है। दैट मीन्स स्ट्रोमा का pH जो है वो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ना ये देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक्चुअली फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, यस, ध्यान दीजिए, 4OH प्लस प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यूज हो जा रहा था कहां पे, जेड स्कीम में। ये देखिए यहां पे H प्लस जनरेट हुआ और ऑक्सीजन जो होगा बाहर रिलीज हो जाएगा। दैट मीन्स फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहां होता है, इन ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। तो एक पॉइंट ये हो गया, यहां पे H प्लस आप जनरेट कर रहे हो और यहां पे H प्लस कम कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो अब देखो और एक चीज देखो, ये पिगमेंट सिस्टम 2, ये पिगमेंट सिस्टम 1, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे ट्रांसपोर्ट होता है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसपोर्ट होता है तो कुछ हाइड्रोजन यहां से ये यहां पे ले आता है। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट, ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट स्ट्रोमल H प्लस, ट्रांसफर स्ट्रोमल H प्लस इंटू ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। और आपको एक पहले बात बता चुके हैं, ये जो थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है ये इम्परमिएबल टू प्रोटॉन है। दैट मीन्स यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ का pH क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। H प्लस बढ़ता है तो pH घटता है। ये चीज समझ में आया। नाउ ये सारा चीज होगा। अब प्रोटॉन जो होगा ट्राई करेगा बाहर निकलने का, ठीक है। बाहर कैसे निकलेगा, आप देखिए यहां पे एक कॉम्प्लेक्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स F0 और F1 पार्टिकल। क्या बोलेंगे इसको, F0 F1 पार्टिकल। जब H प्लस बहुत ज्यादा होता है तो प्रोटॉन यहां से एक चैनल होता है, लीक होता है, यस।
प्रोटॉन यहां से लीक होगा, लेकिन जब प्रोटॉन बाहर निकलता है तो यहां से एनर्जी भी निकलती है और ये एडीपी इस एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है और बना देता है एटीपी। समझ में आया? ये बोलता है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का पहला मैकेनिज्म ये बताता है क्या एटीपी प्रोडक्शन कैसे होता है। पहले आपको प्रोटॉन मोटिव फोर्स या प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करना पड़ेगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ जनरेट करना पड़ेगा? यस, इन द थाइलाकॉइड ल्यूमेन और स्ट्रोमा में। ठीक है, स्ट्रोमा का H+ कंज्यूम कर लिया जा रहा है बाय NADPH रिडक्टेज और H+ को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और यहाँ पे H+ प्रोड्यूस किया जाता है इन द ल्यूमेन बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है तो pH यहाँ घट रहा है, यहाँ पे H+ कंसेंट्रेशन घट रहा है तो pH बढ़ रहा है। काफ़ी कंफ्यूजिंग है। फिर यहाँ पे क्या है F0F1 पार्टिकल, ये मेम्ब्रेन क्या है इम्परमिबल टू प्रोटॉन, प्रोटॉन जा नहीं सकता, यहीं से इसको जाना पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ से F0F1 पार्टिकल से होगा, यहाँ पे एंजाइम होता है इसके पास, ये हेड जो है इसके पास एंजाइम होता है। यस, एटीपी को सिंथेसाइज करने वाला एंजाइम एटीपी सिंथेज, और ये एनर्जी को कन्वर्ट कर दे रहा है, एडीपी को कन्वर्ट कर दे रहा है एटीपी में। यही है भाई साहब कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरह से, वो डायग्राम आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि कभी भी वो डायग्राम आपके एग्जाम में टपक सकता है। यस, डायग्राम आप देख रहे हो, ये कंजप्शन हो रहा है, NADPH रिडक्टेज लग रहा है यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से H+ प्रोड्यूस हो रहा है। ये थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, बाहर में क्या है स्ट्रोमा है, ये देखो एटीपी सिंथेसिस एंजाइम है, F0 पार्टिकल के पास है। ठीक है, F1 F0 पार्टिकल और एटीपी प्रोडक्शन हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, 1 नंबर H+ प्रोडक्शन, कंजप्शन, और ये ल्यूमेन से आ रहा है। ठीक है, चले तो ये हुआ। फटाफट आप अब देखिए